मुझे कुछ भी करके कैसे भी करके डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करना है, विकास के क्षेत्र में किसी भी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो गरीबी हटाना हो, इनइक्वालिटी कम करना हो, जेंडर एम्पावरमेंट हो या कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मुझे बहुत पहले से पता था। और उसका बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ। मैंने देखा है कि कितनी सारी चीज़ें और की जा सकती हैं। मेंटल डेफिसिट, इकोनॉमिक डेफिसिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है, गरीबी है इतनी ज़्यादा। तो मेरा यही फोकस रहेगा कि मैं बहुत छोटी थी तब से, मतलब पुराने ज़माने में टीवी इंटरनेट इतना प्रोलिफरेटेड था नहीं। हैं दोनों बेटियां हैं तो बहुत सारे माता पिता होते हैं, जैसे बेटियां पैदा होती हैं सिर झुका लेते हैं। इवन ऐसे ही सोसाइटी में नहीं, नॉर्मल सोसाइटी में नहीं, हाई फाई सोसाइटी में हमने देखा है, ये चीज़ें महसूस करी है कि उनको अगर दो बेटियां हैं तो उनकी इच्छा होती है कि बेटा हो जाए, कि वो मेरा कुल संभालेगा। तो आपके यहाँ सिर्फ दो बेटियां हैं, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहिए? ना पढ़ो, लेकिन उसका कुछ खर्चे ही नहीं पढ़ाई का, बहुत साधारण जीवन शैली। वो तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं खरीदती है, तो कोई अच्छा। हाँ, उसको कोई शौक विशेष है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। बुक्स चाहिए, पढ़ाई चाहिए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रमोद गुप्ता और आप देख रहे हैं जय भारत न्यूज। इस वक्त मेरी मौजूदगी उत्तर प्रदेश के अयोध्या जनपद में है। यहाँ से एक बिटिया विदुषी सिंह 13वां रैंक पहले ही बार में क्रैक कर लेती है और लगातार लोग बधाई देने पहुँच रहे हैं और खुशियों का माहौल है। इनके दादाजी का सपना था कि हमारी जो पोती है वो कलेक्टर बने, आईएएस बने। ऐसे में आईएएस बन गई हैं। क्या कुछ रिएक्शन है, परिवार के लोग में खुशी है? सबसे पहले जय भारत में आपका बहुत बहुत स्वागत है जी, थैंक यू। कितनी खुशी हो रही है कि पहली बार में ही आपका सिलेक्शन हो गया, जहां लोग कई सालों तक मेहनत करते हैं, कई वर्ष लग जाते हैं, फिर भी सफल नहीं हो पाते, आप पहली बार में ही क्रैक कर लेती हैं। जी, बहुत खुशी हो रही है। आज का प्रीलिम्स का पेपर नहीं देना है, मुझसे ज़्यादा बड़ी खुशी क्या हो सकती है। बट मतलब जोक्स अपार्ट बहुत अच्छा भी लग रहा है, क्योंकि लगा नहीं था इतनी अच्छी रैंक आ जाएगी। होप थी शायद कहीं नाम हो पीडीएफ में, बट रैंक देख के तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा है। क्या जो यूपीएससी की तैयारी है वो आप कब से कर रही थी, जब फर्स्ट अटेम्प्ट देती हैं तो? जी, मैंने थर्ड ईयर ऑफ कॉलेज, मैं मार्च 2020 में अपने घर आई थी, जब कोविड लॉकडाउन लग गया था। उसके बाद से मैं अपने घर पर ही हूँ। मैं दिल्ली अपना डिग्री लेने गई थी अपने इंटरव्यू के पहले, उसके पहले मैं गई भी नहीं। तो मतलब तभी थोड़ा थोड़ा स्टार्ट किया था, एनसीईआरटीज़ पढ़ना स्टार्ट किया कॉलेज के साथ ही, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चलती थी तो काफ़ी टाइम रहता था। फिर धीरे धीरे सिलेबस कवर किया, और फिर उसके बाद जब कॉलेज ख़त्म हुआ तो पूरा ही दिन रहता था पढ़ाई के लिए। तो जितना भी टाइम मिलता था सब डिवोट करके अच्छे से प्रिपेयर करके सारे फेजेस दिए, और थैंकफुली सब निकलते गए और ये रैंक भी आ गई। क्या कभी सोचा था कि आइए यूपीएससी के अलावा अगर कोई बैकअप में भी करना हो, तो क्या सपना था कि मुझे अगर यूपीएससी क्लियर नहीं होता, क्रैक नहीं होता, तो कहाँ जाना है, कैसे जाना? जी, मेरी एक्सपर्टीज़ इकोनॉमिक्स में है। मैंने बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स किया है श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, और बहुत ही अच्छा एक्सपोजर मिला मुझे इस कॉलेज से। और मुझे स्टार्टिंग से ही पता था कि या तो मेरे लिए सिविल सर्विसेज बना है या फिर रिसर्च बना है। तो इकोनॉमिक्स भी मेरा बहुत ज़्यादा पसंदीदा सब्जेक्ट है। तो मैं डेफिनेटली अगर ये नहीं काम करता, मैंने इस साल एक्चुअली दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स का फॉर्म डाल भी दिया था, डीयू का, मास्टर्स के लिए। तो मैं मोस्ट लाइकली वहाँ मास्टर्स के साथ साथ एक बार और अटैम्प्ट देने की कोशिश ज़रूर करती, लेकिन अगर तब भी नहीं होता तो खुशी खुशी रिसर्च के लिए अपना ऑल्टरनेटिव करियर वो मेरा रहता। आप फॉरेन के लिए ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बताएंगे दर्शकों? जी, मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस इंडियन फॉरेन सर्विस है, और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा रहा है इंटरनेशनल अफेयर्स में। मैं बहुत छोटी थी तब से, मतलब पुराने ज़माने में टीवी इंटरनेट इतना प्रोलिफरेटेड था नहीं, तो मेरे मम्मी पापा दोनों ही हमेशा से वर्किंग थे। मेरी बड़ी बहन मेरे से 5-6 साल बड़ी हैं, काफ़ी सीनियर भी हैं, तो उनके पास भी ज़्यादा टाइम रहता था। तो मैं एटलस के साथ खेलती रहती थी बचपन से ही, बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था हमेशा से। और फिर इकोनॉमिक्स जब पढ़ा तो और समझ आई कि कैसे इंडिया में इतनी ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं और हमें इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है बाहर से। तो ये तो बस एक पार्ट है फॉरेन पॉलिसी का। फॉरेन पॉलिसी में और बहुत ज़्यादा डिफरेंट चीज़ें हैं जिससे डेवलपमेंट लाया जा सकता है ग्रास रूट्स पे। तो मेरा ये फोकस था, और मैं इंडियन फॉरेन सर्विस में जेन्युइनली बहुत इंटरेस्टेड थी, तो मैंने इसीलिए वो ऑप्ट किया। वो मेरा पहला प्रेफरेंस है, और होपफुली इस रैंक पे मुझे वो मिल जाएगी। जो पढ़ाई है उसकी तैयारी कैसे करती थी, स्टेप बाय स्टेप की आपको आप सक्सेस हो गई? जी, अगर मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊँ तो मैंने 5th सेमेस्टर में जब ऑनलाइन चल रही थी क्लासेस, 3 से 4 घंटे ऑनलाइन क्लासेस रहती थी, फिर पूरा दिन मेरे पास वर्चुअली फ्री था। तो मैंने एनसीईआरटी से स्टार्ट किया, हर एक सब्जेक्ट की एनसीईआरटी 6 to 12th पढ़ना शुरू किया धीरे धीरे।
फिर फाइनली उसकी जो स्टैंडर्ड बुक सारे टॉपर्स बताते हैं, बेसिक बुक्स होती हैं, स्पेक्ट्रम, लक्ष्मीकांत, नितिन सिंघानिया, ये सारी चीज़ें पढ़ी। उसके बाद फाइनली जब कॉलेज ख़त्म हो गया तो मैंने टेस्ट्स पे बहुत फोकस किया, और मेरा ये एम था कि मैं प्रीलिम्स देने के पहले एटलीस्ट मेंस रेडी रहूँ, क्योंकि प्रीलिम्स और मेंस के बीच में आपको 3 महीने का टाइम मिलता है, उससे भी कम। तो आपको एक राइटिंग प्रैक्टिस होना बहुत ज़रूरी है। तो और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और सिलेबस को साथ में लेते हुए अपना उसको गाइडिंग लाइट समझते हुए सारी आंसर राइटिंग और प्रैक्टिस की बहुत ज़्यादा। फिर फाइनली सारे फेजेस के लिए स्पेसिफिक प्रिपरेशन की, 4 महीने पहले प्रीलिम्स के लिए पढ़ा, फिर प्रीलिम्स से मेंस के लिए सिर्फ मेंस के लिए डेडिकेटेड पढ़ा, और सारे फेजेस क्लियर होते गए, एंड फाइनली ये साइकिल भी ओवर हो गई। जिस दिन जिम्मेदारी मिलेगी, खास करके इंडिया के लिए क्या करेंगी, अपने अयोध्या के लिए क्या करेंगी, अपने आपको जो लोग देख रहे हैं उनके लिए क्या करेंगे? जी, मेरे बहुत ज़्यादा फोकस एरियाज़ हैं मेरे लिए हमेशा से ही, क्योंकि मैं अयोध्या अब तो बहुत डेवलपमेंट आ रहा है, बट मेजॉरिटी टाइम मेरा जो अपब्रिंगिंग का हुआ है, मैंने देखा है कि बहुत डेफिसिट है यहाँ पे, और सोसाइटल डेफिसिट, इकोनॉमिक डेफिसिट बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, इनइक्वालिटी है, गरीबी है इतनी ज़्यादा। तो मेरा यही फोकस रहेगा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने भी बोला है विमेन लेड डेवलपमेंट, और कहीं पे भी अगर एक औरत निकलती है तो उसके साथ एक पूरी जनरेशन आगे बढ़ती है। तो मेरा यही फोकस रहेगा कि कोई भी सॉर्ट ऑफ एम्पावरमेंट, फाइनेंशियल, इकोनॉमिक, किसी भी तरीके का, वो औरत पे भी फोकस रहे, सोसाइटी पे भी फोकस रहे, और इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ लाना, कल्चरल एक्सचेंजेस लाना, जैसे कि अयोध्या को अब रिलीजियस टूरिज्म में इतना ज़्यादा बढ़ावा दिया जा रहा है गवर्नमेंट से, तो कहीं से भी फॉरेन बेस्ट प्रैक्टिसेस, क्योटो हो गया जापान में, या कहीं और कहीं अभी बुद्धिज़्म इतना फेमस है साउथ ईस्ट एशिया में, तो ये सारी चीज़ें इम्बाइब करके अपना अयोध्या में जो भी मैं ला पाऊँ उत्तर प्रदेश में, और डेफिनेटली इंडिया पूरे कंट्री के लिए, वो मैं कोशिश करूँगी लाने की। इंटरव्यू कितने टाइम तक चला था लगभग आपका? जी, मेरा इंटरव्यू 18 अप्रैल को था, और 25 से 30 मिनट लगभग चला था, एग्जैक्ट टाइम तो नहीं पता मुझे, तो यही ड्यूरेशन था जी। क्या क्या सवाल थे जो लगा हो कि डिफ़िकल्ट है, शायद मैं ना चुनी जाऊँ, कुछ ऐसा लगा था बीच में घबराहट हो रही? ऐसा तो नहीं लगा, क्योंकि बहुत ही कॉर्डियल, बहुत ही अच्छा इंटरव्यू था, और मतलब मेरे बैकग्राउंड से ही बातें थी ज़्यादातर, ऑलमोस्ट 100% जो मेरा डिटेल एप्लीकेशन फॉर्म था उसी से पूछे गए क्वेश्चंस। मेरा बैकग्राउंड इकोनॉमिक्स का रहा है, मैं फॉरेन सर्विस में जाना चाहती हूँ, तो बहुत मिक्स चीज़ें थी, इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल रिलेशन साथ में पूछा गया काफ़ी सारा, और ऐसे डिफ़िकल्ट तो नहीं, थोड़ा मतलब अनएक्सपेक्टेड सा एक ही क्वेश्चन था, मेरे से पूछा गया था कि जोधपुर मेरी प्लेस ऑफ बर्थ है, तो उसके बारे में पूछा गया था कि उमैद भवन में बहुत फेमस सेलिब्रिटी कपल की शादी हुई है, तो वो कौन है, तो मुझे याद नहीं था, तो मैंने बाद में चेक किया तो प्रियंका चोपड़ा की हुई थी। तो एक जनरल नॉलेज जो आप कभी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे ऑन द स्पॉट आपसे पूछ लिया जाए, तो मुझे नहीं पता था, तो मैंने ऑनेस्टली बोला कि सर आई एम नॉट अवेयर। और ऐसे तो कोई भी बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं था, और जो भी मुझे नहीं आता था मैं ऑनेस्टली बता दे रही थी कि आई एम नॉट वेरी श्योर, या मुझे पता नहीं है, बट मेरे हिसाब से ऐसे आंसर है, ऐसे ऐसे मैं, अच्छा था बहुत ही एक्सपीरियंस। आप बताया जा रहा है कि 95% इंटर में लाई थी, 98% लाई थी, तो क्या आप शुरू से ही मेधावी थी, या मम्मी टीचर थी, पढ़ाती थी इसलिए ला पाती थी, क्या कुछ स्टोरी रही? जी बिल्कुल, मेरे ख्याल से दोनों ही चीज़ें हैं, अकेले का टैलेंट तो नहीं हो सकता। मेरी मम्मा ने बहुत फोकस किया बचपन में ही, सारी स्कूलिंग, मेरी बहन एक्चुअली, मेरी एल्डर सिस्टर 1 साल वो होम स्कूल थी, तो मेरी मम्मी ने ही पढ़ाया था तब, और मतलब पढ़ाई में हम लोग हमेशा से ही अच्छे थे, मैं और मेरी बहन दोनों ही, और मेरे 97.6% एग्रीगेट थे, और 98.25 जिसकी वजह से मुझे श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में एडमिशन मिला था। तो पढ़ाई में हमेशा से ही बहुत फोकस रहा है। मेरी मदर खुद बहुत ज़्यादा हाईली एजुकेटेड हैं, उनके पास डॉक्टरेट है, सबसे ज़्यादा एजुकेटेड है इनफैक्ट मेरी फैमिली में, तो ऑब्वियसली उसका बहुत अच्छा पॉजिटिव इम्पैक्ट हमारे ऊपर भी पड़ा है कि हमेशा से स्कूलिंग एजुकेशन पे बहुत फोकस रहा है। आपको क्यों लगा था कि आपको चुना जाना चाहिए था, ऐसा क्यों लगा था आपको? जी ऐसे तो मतलब हर एक कैंडिडेट की लाखों की संख्या में लोग होते जी हैं। जी, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि एक टनल विजन होता है मेरी लाइफ पे। मुझे बहुत पहले से मुझे मेरा पर्पस पता था कि मुझे कुछ भी करके, कैसे भी करके डेवलपमेंट क्षेत्र में काम करना है, विकास के क्षेत्र में, किसी भी फॉर्म ऑफ डेवलपमेंट, चाहे वो गरीबी हटाना हो, इनइक्वालिटी कम करना हो, जेंडर एम्पावरमेंट हो, या कहीं पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट हो, मुझे बहुत पहले से पता था। और उसका बहुत सारे रीजंस भी हैं, क्योंकि मैं एक छोटे शहर से आती हूँ, मैंने देखा है कि कितनी सारी चीज़ें और की जा सकती हैं, और मैंने देखा है कि कैसे औरतों को भी, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बहुत प्रेवलेंट है आज के ज़माने में भी, बहुत कुछ बेटर भी हुआ है लेकिन है भी, और कैसे औरतों को अगर और सशक्त किया जाए तो कितना आगे ले जाती हैं वो। तो बहुत सारे ऐसे सेंसिटिव इश्यूज़ थे जिन्होंने इम्पैक्ट किया मेरे बहुत ही बचपन की लाइफ में ही, तो मैंने तभी सोच लिया था। और इनफैक्ट मेरा ये एम रहा है कि अगर सिविल सर्विसेज नहीं होता तो मैं डेफिनेटली अपने रिसर्च के थ्रू बाद में किसी भी तरीके से ये कोशिश करती कि डेवलपमेंट हो पाए ग्रास रूट्स पे।
बहुत सारे बच्चे देख रहे हैं, कई बार एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं। एग्ज़ाम को फिर लगता है कि उनके लिए बहुत कठिन हो जाता है। उनके लिए क्या कहना चाहेंगी जो बच्चे बार बार एग्ज़ाम देते हैं, फेल हो जाते हैं? जी, मैं उनको यही कहना चाहूँगी कि आप कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे रहे हैं, ये भी वन ऑफ द बहुत सारे कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं और बहुत डिफ़िकल्ट होता है। इंडिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन है, बट अगेन मैं यही बोलूँगी कि आप हार मत मानिए। अगर आप कहीं पे भी फेल हो रहे हैं तो ज़रूर कोई ना कोई कमी रह गई होगी। अभी भी मेरी रैंक आ गई है, पर मुझे फिर भी लगता है कि कुछ तो मेरे से भी और किया जा सकता था। हर स्कोप ऑफ इम्प्रूवमेंट हर जगह रहता है, तो आप वो एरियाज़ आइडेंटिफाई कीजिए जहाँ पे भी आपको लग रहा है कि आपसे कमी हुई है या गलती हुई है। उसे आइडेंटिफाई करिए, उसे फेस करिए और उसे इम्प्रूव करके और अच्छे से अपना अटैम्प्ट दीजिए और बिल्कुल भी हार मत मानिए। अगर आपके कितने भी अटैम्प्ट्स लग रहे हों, मेरे ख्याल से यूपीएससी आपको इसके लिए जज नहीं करता। पहले अटैम्प्ट का भी कोई बहुत एडवांटेज नहीं होता। आप इरेस्पेक्टिव, आप अगर आपकी पर्सनैलिटी बैलेंस्ड है, आप पॉजिटिव इंसान है, पॉजिटिव माइंडसेट है आपका, तो डेफिनेटली आपको एक दिन उसका रिटर्न और आउटकम ज़रूर मिलेगा। चलते चलते क्या कहना चाहेंगी जो देख रहे हैं दर्शक? मैं यही कहना चाहूँगी दर्शकों को कि मेरा यही मानना है कि लाइफ में पर्पस ढूंढना बहुत इम्पॉर्टेंट है। मैं बहुत छोटी थी, मुझे तब से ये बात पता है कि मुझे यही काम करना है, बट अगेन ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता। कुछ लोगों को बहुत समय लगता है अपना लाइफ में पर्पस ढूंढने में, और वही मेरे ख्याल से लाइफ को मीनिंग देता है कि आप अपना पर्पस जानिए, उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहिए, उसके लिए रोज़ आप उठ रहे हैं, आपको कुछ पता है कि मुझे लाइफ में ये करना है। तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं बहुत यंग इंसान हूँ, मैंने बहुत लाइफ नहीं जी है और मैं कोई लाइफ एडवाइस नहीं दे सकती अभी बहुत 22 साल की उम्र में, बट मैं यही बोलना चाहूँगी कि ज़रूर अपने लिए कोई एक ऐसा गोल या कोई एक ऐसी पैशनेट चीज़ होगी जो आपके लाइफ में होगी, इसे आइडेंटिफाई कीजिए और उसके लिए एफर्ट्स डालिए। जैसे ही विदुषी सिंह आईएएस बनती हैं, एक चर्चा का विषय बन जाती हैं। लोग सोशल मीडिया पर लिख रहे थे, कह रहे थे कि जो बिटिया होने पर अपना सर झुकाते हैं, विदुषी सिंह को देख लीजिए। ऐसे में उनकी माँ है, हम उनसे बातचीत करेंगे। 2 बच्चे हैं, दोनों ही बेटियां हैं। ऐसे में बहुत से पेरेंट्स होते हैं, जब उनके घर में बेटियां खासकर पैदा होती हैं तो अपना सिर झुका लेते हैं। तो ऐसे में जब विदुषी सिंह आईएएस बनती हैं तो सोशल मीडिया पर लिखा जाने लगता है कि अगर आप भी सिर झुका लेते हैं तो बेटियों को देखिए। टॉप 4 में रैंक में बेटियां आई थी, क्या कहना चाहेंगी? पता नहीं लोग ऐसा क्यों कहते हैं, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं लगता और मेरे बच्चों ने इसे प्रूव किया है। जब छोटी थी विदुषी सिंह तो कैसा बिहेवियर रहा? आप कैसे इनको ट्रीट करती थी, कैसे पढ़ाती थी कि पहले अटेम्प्ट में ही इतना नाम रोशन कर दिया इन्होंने? इनके बाबा जी का ये सपना था कि मेरी पोती आईएएस बने और बस इसके इनका अलग सी नेचर ही था। हमेशा अपने काम से काम, पढ़ाई, कोई ज़्यादा जो इंटरेस्ट की चीज़ें थी वही करती थी। तो बस ये फोकस रही, इनका फोकस हटा नहीं और उसी पे लगातार इन्होंने मेहनत की और अपना गोल अचीव कर पाई। जब पहली बार आप रिजल्ट सुनती हैं तो कैसा लगता है? कितना विश्वास हो पा रहा था कि मेरी बेटी आईएएस बन गई है? रोना आ रहा था क्योंकि ऊपर वाले की कृपा, बच्चे की मेहनत और बड़ों का आशीर्वाद सबकी विशेष काम आई और बच्चे ने इतना कमाल काम कर दिया। बहुत खुशी हुई, बहुत। और जो माता पिता देख रहे हैं अपने बच्चे को आईएएस पीसीएस बनाना चाहते हैं और भी तमाम तरह की कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बैठाना चाहते हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? अगर उनको बच्चों का रुचि है तो ज़रूर उनको अच्छे से आप जो भी सुविधा दे सकते हैं दीजिए। बाकी मेहनत तो बच्चों को ही करनी है। एक पॉजिटिव माइंडसेट रहना चाहिए, कभी भी दूसरों से कंपैरिजन नहीं करना चाहिए कि उसने ऐसा किया तुम ये पढ़ो, उसने ये किया आप भी ऐसे करो। और अपने बच्चे की रुचि को सही से पहचान के उसको खुद से अपना डेवलप करने दीजिए और आप सिर्फ एक हेल्पर की भूमिका निभाइए। आप सहयोगी और उसको जो भी सुविधाएँ देने का आपका काम है माता पिता का, वो रोल आपको अच्छे से निभाना चाहिए और घर का माहौल बहुत ही अच्छा पॉजिटिव रखना पड़ेगा अगर बच्चे को सक्सेस दिलानी है। तो देख सकते हैं किस तरह से घर में खुशियों का माहौल है। विदुषी सिंह को लगातार लोग बधाई देने पहुंच रहे हैं। ऐसे में देख सकते हैं तमाम लोग यहां पर आए हुए हैं और बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। ऐसे में आप देख सकते हैं बड़े पापा जी हैं विदुषी सिंह के, हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है और बहुत बहुत बधाई अंकल जी। क्या कहना चाहेंगे, बिटिया आईएएस बन गई है? अरे अच्छा है, बन गई है आईएएस।
उसके प्रतिभा, क्षमता, परिश्रम का परिणाम है कि मतलब इस जगह पर पहुंची है। कितने वर्षों से आप ये सपना देख रहे थे? बता रहे थे कि दादाजी भी ये सपना देख रहे थे, हालांकि दादाजी नहीं हैं, लेकिन जहाँ भी हैं देख रहे होंगे, बहुत खुश हो रहे होंगे। अरे जब लड़का पैदा होता है, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, जब पैदा होती है तभी से अभिभावक की ख्वाहिश होती है कि मतलब वो आगे बढ़े, पढ़े लिखे। अब उस मतलब बच्चे की क्षमता पर निर्भर करता है, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, योग्यता उस पर निर्भर करता है कि मतलब वो कहाँ तक जाएगी। उसके अंदर क्षमता थी, योग्यता थी, प्रतिभा थी, उसका परिणाम है कि मतलब आज इस जगह पर पहुंची है। क्या बचपन की कोई बात यादें साझा करना चाहें आप? अरे बचपन में दिमाग अच्छा था, पढ़ने में तेज थी, पढ़ने पर ध्यान देती थी, यानी जो एक विशेषता होनी चाहिए प्रतिभाशाली बच्चे में, उसके अंदर वो सभी विशेषताएं थीं। तो देख सकते हैं विदुषी सिंह बचपन से ही पढ़ने में लगनशील थी, मेहनती थी, और उसी का नतीजा है कि पहले ही अटेम्प्ट में विदुषी सिंह आईएएस बन जाती हैं। और पापा जी हैं, उनसे बातचीत करेंगे कि बिटिया को इतने अच्छे से पढ़ाते हैं कि बिटिया पहले ही अटेम्प्ट में आईएएस बन जाती है, और इससे बड़ा गौरव और इससे प्रतिष्ठित एग्जाम कोई भारत में होता नहीं। क्या कहना चाहेंगे? आप सही कह रहे हैं कि इससे प्रतिष्ठित एग्जाम नहीं होता है, लेकिन मैं हमेशा हर व्यक्ति से इस बात है, हर पेरेंट से ये बात कहता हूँ कि जो मैंने काम किया है वो हर पेरेंट करता है। मुख्य काम है बच्चों को आपको सपोर्ट करना है उनके मिशन में, लेकिन उनके अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है, हर बच्चे के अंदर कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर होता है कि वो कुछ ना कुछ प्रतिभा होगी, उसको एक्सप्लॉइट करे। इसमें ये प्रतिभा थी, ये कर लिया। लेकिन अगर ये सिविल सर्विसेज ना भी करती तो इसने दो बना रखे थे रास्ते। हमेशा कहती थी पापू या तो इकोनॉमिक्स में रिसर्च करूँगी और या इकोनॉमिक्स के थ्रू सिविल सर्विसेज करूँगी। तो सिविल सर्विसेज जल्दी हो गया तो इसको कर लिया इसने। विदुषी सिंह हमेशा गरीबों की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि गरीबों का जो डेवलपमेंट है वो रुका हुआ है, और जो गांव के हैं वो डेवलपमेंट है जो होना चाहिए, ये हमारी इकोनॉमी में होना चाहिए, वो नहीं हो। तो बचपन में क्या इसी तरह से बात करती थी? हाँ, एक्चुअली हमारे बाबा भी कहीं न कहीं समाजवादी सोच के ही थे कि गरीबों का अगर विकास होगा तभी होगा। पिताजी का भी यही ख्याल था, क्योंकि वो भी समाज के बारे में ही ज़्यादा सोचते थे। कमोबेश मैं भी प्रयास इसी दिशा में रखता हूँ कि समाज में बराबरी हो, क्योंकि जब तक अनइक्वलिटी रहेगी तब तक ये भ्रष्टाचार, चोरी, बेईमानी कुछ ज़्यादा रहेगी। ख़त्म हो जाएगी ऐसा कोई नहीं कह सकता, लेकिन समानता आएगी तो निश्चित रूप से सुधार होगा। और कहीं ना कहीं हमारे देश का अर्थशास्त्र या दुनिया का अर्थशास्त्र इस दिशा में कहता है, और इकोनॉमिक्स की स्टूडेंट है इसलिए उसकी समझ उसी दिशा में है। क्या जब पढ़ाई कर रही थी क्या कोई ऐसी मुश्किल आई कि अब मेरी बिटिया हार मान रही है? क्या कुछ ऐसा हुआ था कभी? नहीं, ऐसा कुछ हुआ ही नहीं कभी। उसका तो बढ़िया अच्छा रहा। और हम दोनों लोग पति पत्नी नौकरी करते हैं तो काम भर को हो जाता है। तो पढ़ाई में हम लोगों ने कहा बेटा जहाँ पढ़ना हो पढ़ो, जैसा पढ़ना पढ़ो, लेकिन उसका कुछ खर्चे नहीं पढ़ाई का, बहुत साधारण जीवन शैली। वो तो कपड़े भी ज़्यादा नहीं खरीदती है, तो कोई हाँ, उसको कोई शौक विशेष है ही नहीं पढ़ाई के अलावा। बुक्स चाहिए, पढ़ाई चाहिए। बुक्स चाहिए और पढ़ाई चाहिए जी। और भी पेरेंट्स देख रहे होंगे, उनको क्या संदेश चलते? संदेश हर पेरेंट के लिए बेसिकली हमारा यही मैसेज होगा कि अपने बच्चे की परवरिश ऐसे करिए कि उसके अंदर एक आत्मविश्वास जगे और उसका कोई गोल सेट हो जाए। अगर समय से गोल सेट हो गया 13-14 साल 15 साल में, तो 22-23 साल होते होते निश्चित रूप से उत्साहवर्धक परिणाम होगा। और हर पेरेंट की मुझे लगता है जिम्मेदारी है, आप किसी का नकल मत करिए कि फलाने का बच्चा IIT हो गया तो मेरा बच्चा IIT करेगा। हो सकता है उसमें IIT की प्रतिभा ना हो, लेकिन हो सकता है वो बहुत अच्छा एक्टर बन जाए, हो सकता है अच्छा खिलाड़ी बन जाए, अच्छा खिलाड़ी बन जाए, अच्छा कलाकार बन जाए, कुछ भी बन सकता है। अच्छा, उसका कोई गोल एम जरूर होना चाहिए, और वो एम जो है जैसे ही एडोलसेंट एज क्रॉस करे, मतलब 16-17 साल तक आ जाए और उसी पे फोकस हो जाए। तो मुझे लगता है कि पेरेंट को इस दिशा में काम करना है। काम तो बच्चा करेगा लेकिन पेरेंट सपोर्ट करेगा, और पेरेंट्स की ये जिम्मेदारी होती है कि बच्चे को कहीं ना कहीं अच्छा हो जाएगा। बच्चे बिटिया हमारी हो गई, आप भी हमसे पूछ रहे हो, अंदर मुझे भी अच्छा लग रहा है। तो ये अनुभूति लाने के लिए आपको बच्चे को मेहनत करना होगा और आपको उसको सपोर्ट करना होगा।
आपके पास दो बेटियां हैं, दो बच्चे हैं, दोनों बेटियां हैं। तो बहुत सारे माता पिता होते हैं, जैसे बेटियां पैदा होती हैं सिर झुका लेते हैं। इवन ऐसे ही सोसाइटी में नहीं, नॉर्मल सोसाइटी में नहीं, हाई फाई सोसाइटी में हमने देखा है, ये चीज़ें महसूस करी है कि उनको अगर दो बेटियां हैं तो उनकी इच्छा होती है कि बेटा हो जाए, कि वो मेरा कुल संभालेगा। तो आपके यहाँ सिर्फ दो बेटियां हैं, इस पर समाज को क्या संदेश देना चाहेंगे? मुझे ऐसा कुछ महसूस नहीं हुआ कि दो बेटियां किसी बेटों से कम है, मेरी व्यक्तिगत सोच है। और मेरे पिताजी और बाबा जी भी कभी बेटी बेटा ऐसी कोई चर्चा नहीं करते थे। हाँ, मेरी माँ जो है वो कभी कभी चर्चा करती थी तो पिताजी से डांट खाती थी जब तक थे वो। और अब तो कहती हैं, स्वयं वो बहुत खुश हैं कि हमारी विदु ने नाम कर दिया। तो उनकी अब उसे खुशी हो रही है, कहीं ना कहीं सोच बदल रही है समाज की। निश्चित रूप से नहीं बदलेगी तो हमें ही नौजवानों को ही सोच बदलना पड़ेगा। क्योंकि बेटियां अगर बेटों से भाई आप देखिए 20 टॉप 20 बच्चों में से अभी जो उनका कॉल लेटर आया है, मतलब वो मिनिस्टर से मिलने का, उसमें 13 बच्चियां हैं, लड़के 7 हैं। तो कहीं ना अच्छा, उसमें कोई ज़रूरी नहीं जो IIT और MBBS और ये, इसमें मोस्टली हर विधा के बच्चे हैं। उनका जब आप देखोगे प्रोफाइल से 20 का, तो कोई हिस्ट्री का है, कोई मेडिकल का है, कोई इंजीनियरिंग का है। तो कहने का मतलब ये सेवा जो है अपने आप में बहुआयामी सेवा है और बहुआयामी प्रतिभा के लोग आते हैं। तो ये तो सेवा स्पेसिफिक हो गया, लेकिन कहीं ना कहीं समाज में अपनी सोच लाना पड़ेगा कि हमें डॉक्टर ही बनना है, हमें इंजीनियर ही बनना है, हमें फलाना काम ही करना है। ऐसा कुछ नहीं है, जितने भी काम हैं वो सारे इम्पोर्टेंट हैं। नहीं तो बिस्मिल्लाह खान साहब को शहनाई के लिए भारत रत्न नहीं मिलता। हमारे देश में उदाहरण हैं, लता मंगेशकर जी को गाने के लिए भारत रत्न नहीं मिलता। APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल बनाने के लिए नहीं। मिसाइल वाले तो दुनिया में बहुत मिलेंगे, लेकिन मैंने जो फील्ड बताए उसके कम हैं जी। मिसाइल के तो हर देश में एक को मिला हुआ है। मिसाइल तो नुकसान करती है ना, लेकिन देश जो की सुरक्षा भी करती है सर। हाँ, सुरक्षा बहुत जरूरी है, क्योंकि मैं तो 20 साल सेना में रहा हूँ। जी। और सेना का आदमी भी इंसान ही होता है, तो उसको भी पता होता है कि मतलब क्या फ़ायदा करता, क्या नुकसान करता है। सुरक्षा 2 तरह की होती है, एक भावनात्मक सुरक्षा, एक टेरिटोरियल सुरक्षा। भावनात्मक सुरक्षा अगर महत्वपूर्ण हो जाए और जिसका समाज से लेना देना है, और जो टेरिटोरियल सिक्योरिटी है उसी के लिए बंदूक गोला चाहिए। मुझे लगता है जो लाइन खींची जाती है वो टेरिटोरियल सुरक्षा है, भाई ये हमारा है आपका है, तो वहाँ पे झगड़ा हो सकता है, वहाँ बंदूक। लेकिन बाकी जो सोशल सिक्योरिटी के लिए सुरक्षा चाहिए उसमें भावना का ज़्यादा रोल होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। देख सकते हैं किस तरह से घर में खुशियों का माहौल है और विदुषी सिंह IAS बन गई हैं और लगातार लोग बधाई देने के लिए पहुंच रहे हैं। फिलहाल आप क्या सोचते हैं इस इंटरव्यू पर, अपनी कमेंट जरूर जाहिर करें। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।